नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने इक्विसिस्टम की वायवीय प्रो के अंतर्गत पर्व की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम पर्व संधि की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोड के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्व संधि की जो आंतरिक संरचना होती है वो लगभग पर्व के समान ही होती हैं, लेकिन कुछ लक्षणों में है जो पर्व संधि पर्व से भिन्नता दर्शाती हैं। तो कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं, यानी कि पर्व के अंदर तो पित्त है या मजागुआ है वो खोखली होती है, लेकिन पर्व संधि के अंदर पित्त है जो खोखला नहीं होता है। इसमें ठोस डायाफ्राम उपस्थित होता है जिसे पर्व संधि डायाफ्राम भी कहते हैं। इसके द्वारा दो उत्तरोत्तर पर्व एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं या पृथक रहते हैं। तो जो एरियल जो सूट होती है उसके अंदर नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनोड है जो एक दूसरे के द्वारा किसके द्वारा पृथक रहते हैं, नोड डायाफ्राम के द्वारा है जो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कि पर्व संधि के अंदर वेलिक्यूलर कैनाल एब्सेंट होती हैं, यानी कि ये जनरली पर्व के अंदर है जो कॉर्टेक्स में पाई जाती थी, वो है जो पर्व संधि के अंदर वेलिक्यूलर कैनाल है जो नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो वैस्कुलर बंडल जुड़कर संपूर्ण 7 सिलेंडर बनाते हैं। इसमें जाइलम पर्व संधि डायफ्राम के चारों ओर एक वलय के रूप में पाया जाता है। वह इसकी परिधि पर फ्लोएम एक सतत वलय के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा पर्व संधि के अंदर कैरिनल कैनाल एब्सेंट होती हैं और ये कैरिनल कैनाल है जो रम के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो पर्व संधि होती है उसके अंदर पर्ण ट्रेस व शाखा ट्रेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पर्ण ट्रेस है जो उबारों के नीचे प्रेजेंट होता है और शाखा ट्रेस है जो खाज के नीचे प्रेजेंट होती है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम है जो इक्विसिस्टम के पर्व संधि की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। डायग्राम ए है जो पर्व संधि का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसके अंदर पर्व की तरह एपिडर्मिस है जो यूनिलेड होती है और इस एपिडर्मिस के नीचे है जो कॉर्टेक्स सिचुएटेड होता है और कॉर्टेक्स है जो दो भागों में डिफरेंशिएट रहता है। जो एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है और जिसे अपन हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, और जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो पेरेनकाइमेटस होता है, यानी कि मर्दूत की सेल्स का बना होता है। इसके अलावा जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर क्लोरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है। फिर इनके अंदर जो वेलिक्यूलर कैनाल है जो एब्सेंट होती हैं और जो रंभ होता है वो एंडोडर्मिस से कवर्ड, यानी कि कॉर्टेक्स की जो इंटरनल लेयर होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती हैं। और फिर इसके अंदर जो रंभ होता है उसके सेंटर में है जो नोडल डायाफ्राम होता है। इसके अलावा फ्लोएम है जो जाइलम के चारों ओर एक वलय के रूप में पाया जाता है और इनके अंदर है जो ब्रांच गैप और ब्रांच ट्रेस और लीफ ट्रेस दोनों प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम बी है जो ब्रांच ट्रेस का डायग्राम दे रखा है। इसके अलावा इसके अंदर नोडल डायाफ्राम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं परकंद की आंतरिक संरचना के बारे में या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। तो परकंद की आंतरिक संरचना है जो एरियल सूट से समानता दर्शाती है, यानी कि परकंद की आंतरिक संरचना और यानी कि वायवीय प्रो की आंतरिक संरचना है जो एक समान होती है, लेकिन इनमें कुछ लक्षणों में भिन्नता पाई जाती हैं। जैसे जो एरियल सूट होता है उसकी एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, लेकिन परकंद या राइजोम की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो एरियल सूट था उसके कॉर्टेक्स के अंदर दृढ़ोद की सेल्स हैं जो वेल डेवलप थी, लेकिन राइजोम के कॉर्टेक्स के अंदर जो दृढ़ोद की सेल्स होती है या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है वो अल्प विकसित होती हैं। फिर जो एरियल जो सूट था उसके कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरोफिल युक्त सेल्स हैं जो पाई जाती थी, लेकिन राइजोम की जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर क्लोरोफिल युक्त सेल्स हैं जो एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा राइजोम के अंदर वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल और केंद्रीय कैनाल है जो अल्प विकसित होती हैं।
आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम है इक्विसिस्टम के राइजोम की टीएस का डायग्राम है या अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसके अंदर आउटर जो सबसे आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है और इसके अंदर स्टोमेटा है जो एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो स्क्लेरेन काइमेटस का बना कॉर्टेक्स होता है, लेकिन इस कॉर्टेक्स भाग में क्लोरेन काइमेटस सेल्स या क्लोरोफिल युक्त सेल्स हैं जो एब्सेंट होती हैं। और ये स्क्लेरन काइमेटस रीजन है जो अल्प विकसित होता है, यानी कि इसके अंदर दर्दोद की कोशिकाएं हैं जो कम विकसित होती हैं। फिर कॉर्टेक्स जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर वेलिक्यूलर कैनाल भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एरियल शूट की कंपैरिजन है जो कम विकसित होती हैं। फिर जो एंडोडर्मिस होती हैं वो कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी लेयर होती हैं। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ है जो पेरिसाइकिल होती है और जो वैस्कुलर बंडलों को चारों ओर से घेरे रहती हैं। फिर इसके सेंटर में है जो वैस्कुलर बंडल परिधि की ओर यानी कि पेरिसाइकिल के तरफ हैं जो अरेंज रहते हैं। और वैस्कुलर बंडल के अंदर है जो कैरिनल कैनाल प्रेजेंट होती है जो अल्प विकसित होती हैं और इनके सेंटर में जो पित्त या मज्जा पाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विसिस्टम के अंदर होने वाले जनन के बारे में या रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इक्विसिस्टम के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दो मेथड के द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड स्पोर्स के द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायिक जनन के बारे में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इक्विसिस्टम के अंदर जो कायिक जनन है वो ट्यूबर या कंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूबर या कंद के द्वारा होता है। ट्यूबर या कंद के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो राइजोम होता है, राइजोम से जो शाखा कलिकाएं निकलती हैं वो शाखा कलिकाएं क्या करती हैं, वायवीय प्रवाह का निर्माण ना करके ट्यूबर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इक्विसिस्टम की जो भूमिगत प्रकंद होता है या राइजोम होती हैं उसकी पर्व संधियों पर स्थित शाखा कलिकाओं के अनियमित विभाजन से किसका डेवलपमेंट होता है? ट्यूबर या कंद का डेवलपमेंट होता है। फिर जो ट्यूबर या कंद का केंद्रीय भाग होता है वो मर्दूत की सेल से बना होता है और इसमें स्टार्च की अधिकता पाई जाती है। मर्दूत की सेल्स दृढ़ोद की सेल्स के 2 से 3 स्तरीय आवरण से ढकी रहती हैं। फिर ये जो ट्यूबर क्या करते हैं, मदर प्लांट से या मात्र पादप से सेपरेट होकर मिट्टी में पड़े रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जर्मिनेट होकर नए स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। इक्विसिस्टम आर्वेंस में जो ट्यूबर है वो अंडाकार होता है, जबकि इक्विसिस्टम टेलमेसिया के अंदर जो ट्यूबर है वो नाशपाती नुमा होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इक्विसिस्टम के अंदर होने वाले जनन के अंदर स्पोर्स के द्वारा होने वाले जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्विसिस्टम के अंदर जो जनन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है और इस इक्विसिस्टम के अंदर बनने वाले सभी जो बीजाणु होते हैं या स्पोर्स होते हैं वो समान होते हैं। तो इक्विसिस्टम एक सम बीजाणुक वंश है या होमोस्पोरस जीनस है और इन बीजाणुओं का निर्माण है जो बीजाणुदानियां या स्पोरेंजियम में होता है और स्पोरेंजिया हैं जो बीजाणुदानी दर के शीर्ष पर सिचुएटेड होती हैं। स्पोर्स का निर्माण किसमें होता है? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजिया कहाँ सिचुएटेड होते हैं? स्पोरेंजियो 4 पर सिचुएटेड होते हैं। और जो स्पोरेंजियो 4 होते हैं वो क्या करते हैं, फलद परो या फर्टाइल सूट पर फर्टाइल सूट के शीर्ष भाग पर शंकु या स्ट्रोबाइलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्ट्रोबाइलस का फॉर्मेशन कौन करते हैं? स्पोरेंजियो 4 करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? फलद परो के या फर्टाइल सूट्स के ऊपर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विसिस्टम के अंदर जो बीजाणुदानी दर होता है उसके अंदर स्ट्रोबाइल्स की स्थिति और संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इक्विसिस्टम के अंदर जो स्ट्रोबाइल्स या शंकु होते हैं वो सामान्यतः वायवीय परहों के शीर्ष पर स्थित होते हैं। तो जो शंकु होते हैं वो हरे शाखित वायवीय परहों के शीर्ष भाग पर सिचुएटेड होते हैं, लेकिन इक्विसिस्टम आर्वेंस में जो फलद परो होती है या फर्टाइल जो सूट होता है वो अशाखित व क्लोरोफिल रहित और अल्पकालिक होता है। सामान्यतः जो फर्टाइल सूट होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है और ब्रांच्ड होता है, लेकिन इक्विसिस्टम आर्वेंस के अंदर जो फर्टाइल सूट होती है वो कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर प्रत्येक शंकु में एक केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस होती है जिसे स्ट्रोबाइलस एक्सिस या शंकु अक्ष भी कहते हैं, जिस पर अनेक बीजाणुदानी दर उत्तरोत्तर एकांतर क्रम में लगे रहते हैं।
तो बीजाणुदानी दर किस पे लगे रहते हैं? शंकु की केंद्रीय अक्ष पर लगे रहते हैं। और किस क्रम में लगे रहते हैं? अल्टरनेट सीक्वेंस में लगे रहते हैं। अब आगे क्या होता है कि जो प्रत्येक बीजाणुदानी दर होती है वो एक सवृंत संरचना होती है, यानी कि बीजाणुदानी दर है जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो वृंत के अंदर और इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है वो छत्रिकाकार होता है। तो बीजाणुदानी दर एक कैसी संरचना है? सवृंत संरचना होता है। और इसका जो शीर्ष स्थ सिरा या दूर स्थ सिरा क्या करता है? चपटा होकर एक षटकोणीय हेक्सागोनल अम्ब्रेला टाइप डिस्क का फॉर्मेशन करता है, यानी कि छत्रिकाकार डिस्क का निर्माण करता है। फिर जो डिस्क की निचली सरफेस होती है उसके ऊपर अनेक लंबी व थैलीनुमा बीजाणुदानियों का वलय लटका हुआ रहता है। लगभग इनकी संख्या है जो 5 से 10 होती हैं। फिर वृंत है जो केंद्रीय अक्ष पर समकोण में जुड़ा रहता है, यानी कि जो बीजाणुदानी का वृंत होता है वो शंकु के केंद्रीय अक्ष पर 90 डिग्री एंगल में जुड़ा रहता है। फिर कुछ जो इक्विसेटम की स्पीसीज होती है उसके अंदर है जो शंकु के आधार पर कैलिक्स नुमा अतिवर्दियाँ का एक चक्र पाया जाता है जिसे वलिका या एनुवलस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बीजाणुदानी का डेवलपमेंट या बीजाणुदानी का विकास कैसे होता है। इक्विसेटम के अंदर जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यानी कि यू स्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि बीजाणुदानियों का निर्माण है जो एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से या एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से होता है। अगर एक सेल से होता है तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। अगर एक से अधिक सेल से होता है तो उसे यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। तो शंकु धारण करने वाले प्रोह की कायिक वृद्धि रुक जाती है और शीर्ष है जो शंकुरूपी हो जाता है। तो जो फर्टाइल सूट होता है जब वो शंकु का निर्माण करेगा तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है जो स्टॉप हो जाएगी और उसका जो शीर्ष भाग है वो शंकुरूपी या कॉनिकल शेप्ड हो जाता है। फिर इस जो शंकुरूपी शीर्ष होता है वो केंद्रीय अक्ष के रूप में कार्य करता है, या अपन कह सकते हैं स्ट्रोबाइलस या शंकु अक्ष के रूप में कार्य करता है। फिर इस अक्ष पर जो बीजाणुदानी दर के आद्यक होते हैं या प्राइमोर्डिया ऑफ स्पोरेंजियोफोर वो अग्र अभिसारी क्रम में विकसित होते हैं या एक्रोपेटल सीक्वेंस में जो डेवलप होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आद्यक है जो अर्धचंद्राकार होता है, लेकिन बाद में इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है या संकुचन उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो आद्यक होता है वो छत्रिकाकार या अम्ब्रेला शेप्ड हो जाता है। अब जो ये बीजाणुदानी दर का जो आद्यक होता है वो छत्रिकार हो जाने के बाद इसकी जो मतलब इसी के निचली सरफेस पे ही है जो बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट होता है। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो बीजाणुदानी का डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है, और जो बीजाणुदानी का विकास है वो शिशु बीजाणुदानी दर के सिक्कर की पृष्ठीय सेल से होता है या सुपरफिशियल सेल्स ऑफ अपेक्स ऑफ यंग स्पोरेंजियोफोर, यानी कि किससे डेवलप होता है? ये पृष्ठीय कोशिका से डेवलप होता है। और पृष्ठीय कोशिका किसकी होती है? शिशु बीजाणुदानी दर के सिक्कर की पृष्ठीय कोशिका या एपिकल पार्ट की पृष्ठीय कोशिका से है जो बीजाणुदानी का डेवलपमेंट होता है। जो ये पृष्ठीय सेल्स होती हैं या सुपरफिशियल सेल्स होती हैं वो बीजाणुदानी प्रारंभिक के रूप में वर्क करती हैं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बीजाणुदानी के डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में।